हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, सब अच्छा कर रहे हैं? ऑसम। चलिए, सो चैंपियंस, हमने प्रीवियस क्लास में बात कर ली है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कैसे करंट फ्लो करता है, कैसे चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। वी हैव आल्सो टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसी सीरीज में आगे चलते हुए आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। और ये आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, बिकॉज इस पे हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब जेई मेंस ही क्यों? बिकॉज आप जानते हैं कि आपका सीबीएसई का एग्जाम एनटीए सेट करती है, जो कि सेंट्रल एजेंसी है नीट एग्जाम और जेई मेंस के एग्जाम को सेट करने के लिए। सेकेंडली, ये जो जेई मेंस के क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं या इनसे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि जेई ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं इन कंसेप्ट्स पर प्रीवियस ईयर्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जेई मेंस पीवाईक्यू और आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास यहाँ पर। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1, द रेजिस्टेंसेस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर है जो कि प्लेटिनम वायर का यूज करता है, उसके कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यूज गिवन है। आइस पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस एज 8 ओम एंड 10 ओम रिस्पेक्टिवली। यानी कि 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है आइस पॉइंट पे, 10 ओम का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पॉइंट पे। आफ्टर इंसर्टिंग इन अ हॉट बाथ ऑफ टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के किसी हॉट बाथ में जब इस थर्मोमीटर को इंसर्ट किया जाता है, तो उस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने हैं और ये रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, अप्रैल 2024। किस डेट का है वो मुझे नहीं पता, बट ये अप्रैल 2024 में पूछा गया। तो आइए देखते हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हमें गिवन है वो है R0 यानी कि R0। इसको हम स्टैंडर्ड लेंगे बिकॉज हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस क्लासेस पे कि ऐसा टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर के आसपास होता हो या उससे कम होता हो। बाकी सब टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, 100 एंड 400। तो वी विल टेक आइस पॉइंट टेम्परेचर, आइस पॉइंट रेजिस्टेंस एट द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। सो आर नॉट यहाँ पर आपको दे रखा है 8 ओम विच इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। R 100 resistance at 100 degree Celsius is given to us as 10 ohm। स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आपको याद ही होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा विच इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा T। So according to this formula we can have the values as R100 is equals to R0 1 plus alpha into 100 minus 0, जिसको हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 10 ओम इज इक्वल टू 8 ओम 1 प्लस 100 अल्फा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज वो अल्फा की वैल्यू मिसिंग है पूरे क्वेश्चन में। सो ये हमारे पास हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 800 अल्फा, और आई कैन सिंपली से अल्फा इज इक्वल टू 1/400। यूनिट आप जानते ही हैं इसकी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है 1/400। अभी क्या है, हमें रेजिस्टेंस पता लगाना है 400 डिग्री सेल्सियस पे। सो R400 इज अननोन टू अस। तो 400 डिग्री सेल्सियस के लिए भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं दैट R400 शुड बी इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 400 माइनस 0। सो वैल्यूज R400 की हम निकालेंगे। R0 फिर से 8 है जो कि रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पे, 1 प्लस 400 इंटू अल्फा। सो R400 इज इक्वल टू 8 1 प्लस 400। अल्फा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे, दैट इज 1/400। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस 400 कैंसल्स, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 8 इज 16 ओम। 16 ohm, option number D. Hence option D is the correct for this question. काफी सिंपल।
इस रिलेशनशिप का यहाँ पे यूज़ करा गया है। ये आपका सीबीएसई एग्ज़ाम भी काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम करता है, मेंस एग्ज़ाम ने भी इस बार 2024 में पूछा है। चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर वेरीज विद टाइम। यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, दैट मीन्स करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंड वो फंक्शन आपके सामने है I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस बीटा टी, जहाँ पे आई नॉट की वैल्यू है 20 एम्पियर, बीटा कुछ गिवन है 3 एम्पियर पर सेकेंड। सो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर इन 20 सेकेंड। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट वेरिएबल है। अच्छा, हम ये तो जानते हैं कि करंट I जो होता है दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो छोटा सा जो चार्ज होगा डी क्यू विल बी इक्वल टू आई डी टी। टोटल चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, कहाँ से, 0 से लेकर टी तक, और टी की वैल्यू यहाँ पे अपने को गिवन है 20 सेकेंड। तो इस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो चार्ज क्यू इज सिंपली इक्वल टू आई विच इज इक्वल टू आई नॉट 20 प्लस बीटा विच इज 3 इंटू टाइम टी। कहाँ से इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 20 सेकेंड तक। सो इंटीग्रेशन ईजी है इसका, ये हो जाएगा सिंपली 20t प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर 0 to 20। लिमिट पुट कर लेते हैं 20 इंटू 20 प्लस 3 बाय 2, 20 स्क्वायर विल बी सिंपली 400। तो आपके पास आ जाएगा 400 प्लस 600 विच इज इक्वल टू 1000। ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जहां पे आपको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, आपको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है 20 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा। अगेन 20,000 नहीं 2024 का क्वेश्चन, काफी इजी बेस्ड ऑन दिस बेसिक फॉर्मूला। तो अगेन चलते हैं आगे। ओके, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। The resistivity rho of semiconductor varies with temperature। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। आई होप आपको याद होगा, आपने अच्छे से रिवाइज करा हुआ है। हमने फॉर्मूला देखा था रेजिस्टिविटी के लिए, रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर इंटू टाउ। और सेमीकंडक्टर के केसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो बढ़ जाते हैं। तो चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। एज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दोनों में रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है अगेंस्ट टेम्परेचर। यहाँ पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है बट इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ आपको इस टाइप का बनेगा। अगेन सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम विच ईयर, यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है बट डेफिनेटली ये भी जेईई का क्वेश्चन है। ऑलराइट, अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। The drift velocity of electrons for a conductor connected in an electrical circuit is Vd। अपने को drift velocity given है यहाँ पे Vd। The conductor is now replaced by another conductor with same material। तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रेजिस्टिविटी जो होगी वो सेम होगी। अच्छा, एक का पूछा गया 2023 में जय। ऑलराइट, सेम लेंथ, अच्छा लेंथ भी सेम रखी है कंडक्टर की, ठीक है, बट डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे पहले a था तो अभी डबल कर दिया है, 2a कर दिया है। अप्लाइड वोल्टेज ऑल्सो रिमेन्स द सेम, तो वोल्टेज v रखी गई है वो भी सेम है। ओके, द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी से vd डैश वो कितनी होगी। तो इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd हम जानते हैं इट इज इक्वल्स टू e बाय m इंटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशनशिप है। ओके, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर
इलेक्ट्रिक, अच्छा नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे इग्नोर करा बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर लेंगे तो माइनस साइन भी यहाँ पे पुट करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी वेक्टर शोकेस करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन एल, वेयर वी इज द पोटेंशियल, टाउ फिर से वही रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट लेंथ तो सेम है और यहाँ पे कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ v is kept constant। v को यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया, बाकी सब चीज़ें भी सेम है, लेंथ भी सेम रखी है। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नई वाली आएगी डेफिनेटली न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी विदाउट एनी वेरिएशन, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे सिंपल, चैंपियंस के लिए सिंपल चीज़ है, चलते हैं आगे। ओके अब ये देखना, ये वैसा ही कंसेप्ट है बट फिर भी थोड़ा सा अलग है। क्या कहना चाह रहा है, इन द गिवन फिगर अ बैटरी ऑफ EMF E is connected across a conductor PQ of length L and different areas of cross section having radii R1 and R2। तो एक कंडक्टर है जिसका रेडियस डिक्रीज हो रहा है, R1 इज मोर देन R2, तो जिसका रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन मूव्स फ्रॉम P टू Q। तो P से अगर हम Q तक जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए, इलेक्ट्रॉन करंट कम हो जाना चाहिए, या सब कुछ हो जाएगा, ऐसा पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जुलाई 2021 के मेंस एग्जाम में। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, कहाँ से, R1 रेडियस से लेकर R2 रेडियस तक, इसकी लेंथ आपको गिवन है L। ठीक है, तो हम करंट के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना चार्ज यहाँ पर एंटर करेगा उतना ही तो चार्ज बाहर निकलेगा एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हमें यही कहता है ना कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पर यूनिट टाइम जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज निकलेगा, और चार्ज पर यूनिट टाइम ही क्या होता है, आपका करंट होता है। सो चार्ज इनकमिंग इज इक्वल टू चार्ज आउटगोइंग। चार्ज इनकमिंग और चार्ज आउटगोइंग बराबर है, दोनों साइड टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो करंट एट पॉइंट P इज इक्वल टू करंट एट पॉइंट Q, यानी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपल सी बात। दूसरी चीज हम जो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर करंट सेम है तो करंट रिलेशनशिप होता है NEAVD। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि NEA1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 शुड बी इक्वल टू NEA2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2। सिंपली NE यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचता है एरिया 1 VD1 इज इक्वल टू एरिया 2 VD2। सो हम लिख सकते हैं VD1 डिवाइडेड बाई VD2। आप पॉइंट P और Q भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे VD1 VD2 यूज करा, आप VD एट पॉइंट P VD एट पॉइंट Q भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं VD1 अपॉन VD2, एरिया एट पॉइंट 2 है पाई R2 स्क्वायर, ये है पाई R1 स्क्वायर। तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है, जैसे भी आप पॉइंट P से Q जा रहे हैं तो एरिया भी डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, करंट हमारे पास सेम रह रहा है। और क्या ऑप्शन था हमारे पास, तो अच्छा ये तो समझ में आता है ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेज ये भी नहीं होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज ये सही ऑप्शन है। बाय द वे वैसे तो ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट है तो हमारे पास ये सही आंसर आता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने कोई बात नहीं करी तो उसको भी एक बार हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं दैट E इज इक्वल टू V बाई L एंड
V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर बाई एल। तो बेसिकली हमें चेक करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आने चाहिए। तो हम एक छोटा सा यहाँ पर सेक्शन लेते हैं इसका, जिसकी लेंथ हो जाएगी से dx, जिसका रेडियस हो जाएगा से r। तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें, विच इज dr इज इक्वल टू रो, विच इज द रेजिस्टिविटी, लेंथ है उसकी dx, एरिया हो जाएगा यहाँ पे पाई r स्क्वायर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं जाते, पहले हम ओम्स लॉ, सॉरी पहले हम ओम्स लॉ का यहाँ पे यूज करते हैं। एक बार इसको हटाते हैं। तो छोटा सा जो पोटेंशियल होना चाहिए से dV, दैट शुड बी इक्वल टू I इंटू डी आर, एंड dV यहाँ पर हो जाएगा आपके पास I इंटू रो dx अपॉन पाई r स्क्वायर। सो ये ऐसा रिलेशनशिप आता है, और हम जानते हैं E इज इक्वल टू वी बाई एल, तो हम लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू E इंटू डी एक्स। बिकॉज E V बाई एल है, तो हम लिख सकते हैं E इज ऑल्सो इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो उसी रिलेशनशिप का मैंने यहाँ पे यूज़ करा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो E डी एक्स इज इक्वल टू I इंटू रो डी एक्स बाई पाई आर स्क्वायर। तो डी एक्स सिंपली कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो रेडियस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ना चाहिए। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, तो ये गलत चीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ रहा है, यहाँ पे रेडियस आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसा भी हमने डिराइव करा। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि जिसमें लिफ्ट वेलोसिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन 2021 का, ये आपके सामने है। तो हमने करंट को पहले सेम दिखाया, फिर लिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करी, एंड फाइनली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पे बात की। चलते हैं आगे। Feb 2021 से क्वेश्चन, अ वायर ऑफ 1 ohm हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, इट इज स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 25%। अच्छा, ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी कॉमन टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको आपके प्री बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकते हैं MCQ क्वेश्चन के फॉर्मेट में, एंड जेई तो इसको पूछ ही रहा है। जेई इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछता, बट जनरली वो पूछ लेता है कभी ना कभी इसके बारे में। सो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 1 मीटर, इसको स्ट्रेच करा गया है। स्ट्रेच करने में चैम्बर्स हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, एरिया कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को खींचोगे तो क्या होगा, लंबी तो हो जाएगी, बट उसके साथ साथ वो पतली भी हो जाती है। तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है। देखते हैं क्या होता है। सो एज द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, सो हम कह सकते हैं एरिया 1 इंटू लेंथ 1, या 1 नहीं लेते, ओरिजिनल एरिया A लेते हैं, लेंथ को L लेते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू एरिया A डैश, न्यू लेंथ L डैश। हमें गिवन है दैट L डैश इज इक्वल्स टू 25% बढ़ जाती है, तो L डैश इज 1.25 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं तो सिंपल सी बात आ जाएगी कि एरिया नया वाला इज 1/1.25 टाइम्स द ओल्डर एरिया, पुराने वाला एरिया। अच्छा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस R क्या होगा, रो L बाय A, नया रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा, रो L डैश बाय A डैश। तो हम एक बार जरा इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, R डैश अपॉन R इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय रो L। सो रो तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज खींचने से वायर की रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वायर की मटेरियल चेंज नहीं होगा। सो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, R डैश अपॉन R इज इक्वल टू L डैश विच इज 1.25 टाइम्स दी L गेट्स कैंसल, एरिया डैश इज एरिया अपॉन 1.25, अगेन A गेट्स कैंसल, और आपके पास ये चीज़ बच जाती है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि R डैश इज 1.25 इंटू 1.25 टाइम्स ओल्डर रेजिस्टेंस। तो 1.25 एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 125/100 इंटू 125/100
इंटू ओल्डर रेजिस्टेंस R। सो इसको 5/4 लिख सकते हैं, सिंपली इसको भी 5/4 लिख सकते हैं। सो R डैश इज सिंपली इक्वल्स टू 25/16 टाइम्स रेजिस्टेंस R। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके, यानी कुछ डेसिमल पार्ट भी आएगा, बट हमें उस डेसिमल पार्ट को इग्नोर करना है। सो चेंज कितना आ रहा है रेजिस्टेंस में, दिस इज इक्वल टू दोनों साइड क्या, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, इधर भी 1 माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 9/16 टाइम्स ओल्डर रेजिस्टेंस। बट हमें निकालना है परसेंटेज में, तो एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो हमारे पास सिंपली आ गया है change in the distance is equals to 9/16 times older resistance. So delta R by R is equals to 9/16. Delta R by R दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के, सो 9/16 इंटू 100%। ओके, इसको कन्वर्ट करते हैं हम नंबर में। सो ये आ जाएगा 4 4 16, 4 25 100, 4 2 8, 4 2 8 नहीं 2.25। ओके, सो 25 इंटू 2.25, 25 2 50 और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आना चाहिए 50 से, 54 55 ऐसा कुछ। तो एक बार देखते हैं सही ऑप्शन। ओके, सो 25% हो नहीं सकता, 12.5% हो नहीं सकता, 76% बन नहीं रहा, सो हैंस 56% इज द करेक्ट आंसर। इसको आप एक बार एग्जैक्ट सॉल्व करके भी निकालेंगे तो नियरली ये 56% ही आएगा, हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2019, ओके, थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी वेयर बी इज मोर देन ए, यानी कि एक बड़ा स्फीयर है कंडक्टिंग नेचर का, उसका रेडियस बी है, एक छोटा स्फीयर है अगेन वो भी कंडक्टिंग नेचर का है, उसका रेडियस ए है, इज फिल्ड विद द मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं पहले, एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं, इसके अंदर एक छोटा स्फीयर बनाते हैं, इसके अंदर एक मीडियम को फिल कर देते हैं, ऐसे कुछ ऐसे, दिस इज द मीडियम। अच्छा, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है बी, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस है ए। वापस अपने वाइट कलर में ही चले जाते हैं। ओके, सो बी ए, बी इज मोर देन ए, दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ये कोई मीडियम है, यहाँ तो लिख देते हैं दिस इज द मीडियम। तो अभी क्या करना है अपने को, रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ओके, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रेडियस बड़ा होता जा रहा है, मीडियम सेम है बट उसका डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, लेंथ चेंज होती जा रही है। तो हमें रेडियस, अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक इमेजिनरी कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल को एज्यूम करते हैं, जिसका रेडियस हम लेते हैं यहाँ पे से स्मॉल आर, और जिसकी थिकनेस लेते हैं हम डी आर। मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये शेल लिया गया है, इसका रेडियस है आर और जिसकी थिकनेस है डी आर। तो बेसिकली इस शेल का पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस, उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से, लोअर लिमिट ए से लेके फाइनल लिमिट बी तक, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम जानते हैं दैट R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर इज इक्वल्स टू रो, रेजिस्टिविटी तो रो रहेगी, लेंथ है इसकी डी आर और एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास स्मॉल रेजिस्टेंस। अगर हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस आर, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंटीग्रेट डी आर। ये इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे। तो चैंपियंस, आई बिलीव ये फिगर आपको अच्छे से क्लियर होगी। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करता रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प ले रहे हैं। तो एक बार नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और ऐड करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। So resistance R is equals to integration of
से डी आर, यहाँ पे डी आर इज दी स्मॉल रेजिस्टेंस। अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से करना है? जहाँ पे आर की वैल्यू ए है वहाँ से लेके आर की वैल्यू बी तक। तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी आर। अभी हमने कुछ निकाला था, एक बार देखते हैं क्या निकाला था। डी आर इज इक्वल्स टू रो डी आर यहाँ पे रेडियस है पाई आर स्क्वायर। रो इंटू डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या लगता है सही आंसर आएगा? नहीं, गलत आएगा। एक गलती हमने यहाँ पे कर दी है। क्या गलती करी है? आइए देखते हैं। ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है ना, ये हमारे पास स्फेरिकल शेल, नॉट दी सर्कल। तो शेल यानी कि स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये करेक्शन हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शंस में कुछ 4 पाई जैसी चीज़ आ रही थी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम रो बाय 4 पाई को कांस्टेंट ले सकते हैं। आर रेज़ टू द पावर -2 डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए से लेकर बी तक। तो ये कितना आ जाएगा? रो डिवाइडेड बाय 4 पाई आर रेज़ टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन इज आर रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, लिमिट्स आर ए टू बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू माइनस रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो विद अ माइनस साइन बाय 4 पाई 1 बाय आर लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। सो रो डिवाइडेड बाय 4 पाई माइनस 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए। इस माइनस साइन को हटाते हैं बिकॉज हमें ऑप्शंस में कहीं माइनस साइन नहीं दिख रहा था। सो रो डिवाइडेड बाय 4 पाई हम लिख सकते हैं 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। तो दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। एक बार चेक करते हैं। रो अपॉन 4 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, 2 पाई नहीं आएगा। ये सब ऑप्शन गलत हैं। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है आपके सामने लाइक दिस। ओके, चलते हैं आगे। फिर से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, है ना? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट कवर हो जाते हैं जल्दी से एक ग्राफ में, इसलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। Suppose the drift velocity Vd in a material varied with applied electric field E. यहाँ पे drift velocity वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, as drift velocity is proportional to square root of electric field. तो VI ग्राफ यानी कि ओम्स लॉ का ग्राफ इस वायर का जिसमें ये कंडीशन मैच करती है या मीट करती है उसके लिए क्या होना चाहिए? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कैसे पता लगाएं? तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड करा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूट के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है पोटेंशियल, बिकॉज हमारा ओम्स लॉ जैसा ग्राफ है, V वर्सेस I ग्राफ है ना, तो हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू V अपॉन L। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पोटेंशियल। एंड हमारे पास एक रिलेशनशिप ये भी होता है दैट I इज इक्वल टू NEAVD, यानी करंट इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका हम यूज़ यहाँ पे कर देंगे तो हम लिख सकते हैं कंबाइन करके या दोनों से साइमल्टेनियसली देखते हुए दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V। तो अब हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, काम बन गया। तो I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वर्सेस I में जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर पोटेंशियल यहाँ पर है, I यहाँ पर है, तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस। अगर V वर्सेस I स्क्वायर होता तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता। अगर V वर्सेस I स्क्वायर होता तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो V वर्सेस I ऐसा नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इजी, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप था। तो हमने रिलेशनशिप को कन्वर्ट करा अपने पोटेंशियल वर्सेस करंट रिलेशनशिप पे कुछ इस तरीके से, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वाला ग्राफ आ जाता है, राइट।
ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इन अ कंडक्टर इफ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे बात शुरू हो गई है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन की, इज 8.5। तो लिख लेते हैं एक बार। एन की वैल्यू इज 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, एंड मीन फ्री टाइम यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज इक्वल्स टू 25 फेम्टो सेकेंड। अब ये फेम्टो आपको पता होना चाहिए, 1 फेम्टो इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15। फेम्टोमीटर इज 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो टाइम है फेम्टो सेकेंड -15 सेकेंड इज अप्लाइड। इट्स अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी रो को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, वो कितनी होगी। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो रिलेशनशिप यूज करते हैं रेजिस्टिविटी का, दैट रो इज इक्वल्स टू m/n⁻⁻e² टाउ। तो आप देख सकते हैं जो हमें पैरामीटर्स चाहिए वो सब गिवन है। निकाल लेते हैं एक बार रेजिस्टिविटी। रो मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन n विच इज गिवन टू अस एज 8.5 into 10⁻28 e square is 1.6 into 1.6 into 10⁻38 मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। एंड टाउ है आपके पास 25 फेम्टो, 25 इंटू 10⁻15। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पावर्स को एडजस्ट करते हैं। सो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻28 और -38 यानी कि -10, ऊपर जाके +10 और ऊपर जाके +15 यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 8.5 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 25। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 8.5 9.1 ऑलमोस्ट कट जाएगा, और वैसे भी वो अप्रॉक्स वैल्यू की बात कर रहा है तो इसको काट देते हैं। आपके पास बचता है ऊपर 10⁻⁻6 और नीचे कुछ ऐसे का। तो एक बार इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ रेजिस्टिविटी रो हमारी ऐसे आ रही है, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1.6 इंटू 25। एक काम करते हैं, इसको 10⁻⁸ लिख लेते हैं इंटू 100 करके, नीचे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 25 है हमारे पास। सो 25 4 100, 4 इंटू 0.4 इज 1.6, तो कुछ 10⁻⁸ अपॉन 0.64, तो ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग दे सकता है इंटू 10⁻⁸। रेजिस्टिविटी है ओम मीटर में, तो हमें दिख रहा है कि कुछ -8 वैल्यू आ रही है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कुछ है ऐसा। -6 -7 -8, यस, ऑप्शन सी। सो 10⁻⁸ ओम मीटर के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टिविटी की। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट अप्रैल में आया हुआ है 2019 में, जिसमें आपको वैल्यूज पुट करनी थी। सही फॉर्मूला पता होना चाहिए, इन कैलकुलेशन ऑफ कोर्स आपको ठीक करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। आई बिलीव यही लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस एक्सरसाइज का। चेक कर लेते हैं, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द कंडक्टिंग मटेरियल्स कॉपर, टंगस्टन, मर्करी एंड एल्यूमिनियम विद रेजिस्टिविटी रो सी, रो टी, रो एम एंड रो ए। अच्छा, रो ए एल्यूमिनियम के लिए, एम मर्करी, टी टंगस्टन एंड सी कॉपर। कॉपर सबसे अच्छा मेटल जिसकी कंडक्टिविटी हाई, बट ये बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम होने वाली है कॉपर की, फिर उससे ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम की, फिर उससे ज़्यादा होती है टंगस्टन की, और फिर बचा हमारे पास मर्क्यूरी। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा आंसर है, बिकॉज सब में ग्रेटर देन था इसलिए मैंने ग्रेटर वाला यूज़ करा। कॉपर सबसे ज़्यादा बता रहा है, ऑफ कोर्स इनकरेक्ट। मर्करी सबसे ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम बता रहा है, ठीक है। फिर कॉपर बता रहा है, ये ठीक है। एल्यूमिनियम टंगस्टन से ज़्यादा हो नहीं सकता, एल्यूमिनियम मर्करी से ज़्यादा हो नहीं सकता। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपसे पूछा गया है सितंबर 2020, राइट। 2020 कोविड वाला ईयर, काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं इस ईयर में सभी के साथ।
तो बट ऑफकोर्स हम आगे निकले हैं चैलेंजेस से, यहाँ तक पहुँचे हैं, आप भी आगे जाएंगे इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए। आई एम वेरी वेरी श्योर, बिकॉज आप चैंपियंस हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो यहीं पे फिनिश करते हैं आज की क्लास को। तो ये कुछ अच्छे से क्वेश्चन थे PYQs जेई मेंस के, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल बी कमिंग विद सम नीट क्वेश्चंस एज वेल। नीट के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, यहाँ पे हम जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े उस पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और ऐसे की चीज़ें आगे भी आती रहेंगी। तो तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।